वेलकम बैक ऑडियंस। आज हमारे साथ बड़े इंटरेस्टिंग हमारे दोस्त हैं और उनका नाम आतिफ है। प्लीज़ वेलकम हिम। और आज हमारा टॉपिक है एज प्रॉमिस्ड कि ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप्स के बारे में हम एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। मज़ीद क्वेश्चंस भी पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा। आतिफ भाई हैं हमारे लाहौर से, वो भी उनसे सवाल पूछेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। आतिफ भाई भी यूके रहे हुए हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। जी, ओवर टू यू अली। ये बताएं, मेरा आपसे पहला बाउंसर है कि क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं अभी? ऑस्ट्रेलिया केटर कर रहा है स्कॉलरशिप्स को, और क्या वो मजीद दिलचस्पी रखता है एशिया से स्टूडेंट्स लेने में? Assalamu alaikum. Thank you for having me back and welcome Atif bhai also. Quick answer, yes. Always there is a room for scholarships in Australia. ये लोग जो हैं ये लोग रिसर्च पे बहुत मरते हैं। ये रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए इनके पास हमेशा से स्पेस होती है और इसी वजह से ये लोग पूरी दुनिया में लीड कर रहे हैं, आगे हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इवन के एग्रीकल्चर में। हम पंजाबी बड़ा प्राइड लेते हैं, हम जी बड़ी एग्रेरियन सोसाइटी है। तो ये लोग, और हम गंदम जो है वो बाकी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, यूएस से और आगे कहीं से भी। तो ये लोग इनोवेशन पे, रिसर्च पे बहुत पैसा लगाते हैं। दे डोंट केयर, दे डोंट लुक के कौन आ रहा है और किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर वो उसके पास है कुछ डिलीवर करने के लिए तो ये उसको केटर करते हैं, उसे वेलकम करते हैं। स्कॉलरशिप्स बिल्कुल अवेलेबल हैं, हर फील्ड में अवेलेबल हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप हाँ, थोड़ा competitive ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी माजी की एजुकेशन दिखाएं और ये कहें कि आ जाएं आप, नहीं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको सामने रखना होता है। जैसे आपका रिसर्च का बैकग्राउंड होना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आपने ग्रेजुएशन की है 4 साल की, या आगे से एमफिल की है, उसमें आपका कोई थीसिस हो, कोई डिसर्टेशन हो, किसी आधे किसी जगह पे आपका कोई रिसर्च पेपर हो, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बड़ा क्या लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बीए करना है तो बस 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह मास्टर्स करना है तो उसमें आगे सब्जेक्ट्स हैं, और आप उनकी एक आधी गाइड बुक ले लें या जो भी आपके पास मटेरियल है उसी को आप पढ़ लें और उसी में से पेपर आ जाएगा और उसी में से आप कर लेंगे। मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब मुझे पता चला कि एमफिल भी इसी तरह से पाकिस्तान में होता है। तो उसकी बेस पे अगर आप कहें कि जी मैंने तो एमफिल किया हुआ है, मेरी तो 18 साल की एजुकेशन बनती है, तो मुझे पीएचडी में एडमिशन चाहिए और मैंने अप्लाई किया था, मुझे तो नहीं मिला, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि आपने जो एमफिल की डिग्री दी है, ठीक है, फाइन, आप 18 साल के वो एजुकेशन है आपका बैकग्राउंड, लेकिन उसमें रिसर्च कहाँ पे है? हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब यहाँ पे आप आएंगे रिसर्च करने के लिए। यहाँ पे आपका प्रोफेसर आपको नहीं बताता कि क्या करना है। आपने प्रोफेसर को बताना है कि मैंने क्या करना है। प्रोफेसर पहले दिन आपसे पूछेगा कि ओके फाइन, वेलकम, आप आ गए, और बड़ा अच्छा आपका सफर रहा, वेल, ऑल, कोई मसला मसाइल नहीं, ओके बताओ क्या करना है। वहां पे हमारे लोग ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता हमने करना है क्या है। हमें तो यही पता होता है कि भाई ये सवाल है, इसके ये जवाब है, ये पढ़ लो, ये हेडिंग तैयार कर लो, और 3-4 सफ़े काले करो एक सवाल के और 20 नंबर मिल जाएंगे। जी। तो आतिफ भाई का कोई क्वेश्चन है? लेट्स टेक दैट। I think I just wanted to add something into the context के तालीम का जो हमारे यहाँ पे वो मकसद लिया जाता है कि एम हमारा क्या होना चाहिए या तालीम क्या चीज है जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। पैराडाइम शिफ्ट है। बाहर के ममालिक में जहाँ पे भी हम लोगों के साथ ताल्लुक में रहते हैं, आप लोग भी हैं, आप लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने अपने बच्चों को डेलिबरेटली किया है या बाय मिस्टेक हो गया है, हमारे बच्चे आंसर देने के ऊपर बिलीव करते हैं और वो आंसर्स को मेमोराइज करते हैं और आंसर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जबकि बाहर के ममालिक के अंदर जब तालीम की बात होती है तो तालीम नए क्वेश्चन पूछने वालों के लिए है। जो जितने ज्यादा नए क्वेश्चन पूछता है
तालीम उसके ऊपर बेस कर रही होती है। वो तो ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं बच्चे को आने देते अगर वो अपनी कोई क्रिएटिव चीज लेके नहीं आता। मैंने ए लेवल्स के ओ लेवल्स के बच्चों के फाइनल प्रोजेक्ट देखे हैं क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, एंड आई वाज अमेज्ड टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग दोज टेस्ट। उन्हें कोई टॉपिक दे दिया गया और उस टॉपिक के ऊपर उन्हें कुछ बना के लेके आने के लिए गया। हमारे यहाँ पे तो एक ही मजमून हुआ करता था कि बड़ा गांव बड़ी का, टीचर का, फ्रेंड का। वो 20 फिक्रे थे जो हमने रखे हुए हैं। उन्हीं 20 फिक्रों के अंदर सिर्फ हमने उसका एक प्रोनाउन चेंज किया और पूरा मजमून जो है हम्म, वो उस चीज में चेंज हो गया कि बिल्कुल। आई है इस वो। पे مثلا किसी ने माई फ्रेंड का वो किया हुआ था। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये आंसर बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड नहीं है। और जो एग्जैक्टली बाहर निज़ाम तालीम चल रहा है तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, वो क्वेश्चन बेस्ड है। दे बिल्कुल teach their kids to ask questions and then give answers to those questions कि what they perceive and what they believe कि वो उसके अंदर इस तरह काम हो सकता है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। सॉरी आई टुक अ बिट एक मोर हाँ टाइम। जी, मैं नहीं चाह रहा था कि इस पे दो चीजें मैं भी ऐड करूंगा, आतिफ भाई आपकी बात में भी और अली आपकी बात में भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ बच्चों को आंसर देना सिखाया जाता है और ये इंडोक्ट्रिनेशन होती है। आपने ये पूछा जाए तो ये जवाब देना, ये पूछा जाए तो इस पे काफी जोक्स भी हैं, वो हम बाद में शेयर करेंगे। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय टीचिंग योर किड्स हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, कि सवाल कैसे पूछे जाए और कितने नए पूछे जाए। बिल्कुल। और अली दूसरी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रिसर्च जो है वो आपने बताना है, इससे मुराद एक और चीज़ है जो मैंने ट्रेंड देखा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो आते हैं पाकिस्तान से, वो अपने प्रोजेक्ट और थीसिस में फर्क नहीं कर पाते। वो समझते हैं थीसिस इज जस्ट अनदर प्रोजेक्ट। वो क्या करते हैं, अगर आईटी का कोई प्रोजेक्ट है तो उन्होंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पकड़ा हुआ है पिछले 25 साल से, वो उसी का छापा मार देते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने देखा हुआ है या कोई वेबसाइट बनाई हुई है, वो समझते हैं। हालांकि उनको ये समझने की जरूरत है, रिसर्च हमेशा ऐसे इश्यू पर होती है जो पहले एड्रेस नहीं हुआ होता, जो नॉवल होता है, जो इनोवेटिव होता है, जो एक नई चीज लेके आ रहा होता है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी उनकी, चूंकि उनको आदत नहीं होती, तो यहाँ पे उनका कंफर्ट जोन से बाहर है। ओवर टू यू अली, सॉरी सॉरी फॉर द लॉन्ग रांट। दैट्स ऑल गुड। तो आपको आपका रिसर्च का बैकग्राउंड होना चाहिए। इवन ग्रेजुएशन में अगर हैं तो उसमें अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप आखिरी सेमेस्टर में डेजिटेशन दें या थीसिस दें या आप कोर्स वर्क पढ़ लें, तो अगर आप लोग बाहर पीएचडी का आपका इन फ्यूचर प्लान है तो फिर आप थोड़ा मुश्किल रास्ता लें और आप रिसर्च वर्क वाली साइड पे जाएं। आखिरी सेमेस्टर में कोई थीसिस लिखें, कुछ भी लिखें। इसी तरह जब आप एमफिल में जाते हैं तो आप थीसिस पकड़ें और अपने थीसिस में से चीजें निकालें और उसका एक रिसर्च पेपर बनाएं अपने प्रोफेसर के साथ मिलके उसे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज चल जाती है कि रिसर्च पेपर फहद ने बनाया तो यार मेरा नाम भी प्लीज डाल दो। ठीक है, नाम तो डाल गया। अब इस तरह कर करा के आप 8-10 रिसर्च पेपर्स में नाम डलवा लेंगे, लेकिन फिर ये देखा जाता है कि वो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है उस रिसर्च पेपर का, कि वो कितना ऑथेंटिक है। रिसर्च पेपर वो पब्लिश कहाँ से हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी से हो रहा है, किस जर्नल में हो रहा है। सॉरी, हाई इम्पैक्ट जर्नल जर्नल जो हैं उनमें आपका वो रिसर्च पेपर होगा। उसमें भले आपके 2 हों और दूसरी तरफ लो इम्पैक्ट वाले में आपके 20 हों, तो वो 2 जो हैं वो उनकी वेटेज ज्यादा है। ठीक है। तो आप का रिसर्च बैक नंबर 1 आपका रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास थीसिस होना चाहिए और रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए। और उसके बाद फिर आप प्रोफेसर के साथ डायरेक्ट रब्ता करें और उन्हें अपना प्रेजेंट करें। एक क्वेश्चन है, ये तो जबरदस्त आपने बता दी, लेकिन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स क्या होने चाहिए? मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं, और कौन सी वेबसाइट्स को टारगेट किया जाए या कहाँ पे देखा जाए कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में है, या कोई सेंट्रल पोर्टल है क्या? जैसे फिनलैंड में है एक सेंट्रल पोर्टल है, वहां पर आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप्स कौन सी। इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि परसेंटेज कितनी हो, आइल्स कितना हो, और आइल्स जब आप पीएचडी लेवल पे आ रहे होते हैं ना तो आइल्स इतना मैटर नहीं करता। हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको फिर भी कहती हैं कि नहीं आप आइल्स करें, कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे कहती हैं कि आप हमें प्रूव कर दें कि आपका जो मोड ऑफ एजुकेशन था वो इंग्लिश में था, तो दे एक्सेप्ट दैट।
एम्बेसी को या जो वीजा आपको ग्रांट करने वाला ऑफिसर है, पीएचडी लेवल पे वो इस चीज को इतना सर पे नहीं बिठाते, क्योंकि आप यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर अ साइंटिस्ट जब आप पीएचडी लेवल पे आ रहे होते हैं। तो आइल्स का इतना इशू नहीं होता उसमें, अगर फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी कहती है तो आइल्स करने में कोई हर्ज भी नहीं है। 7 बैंड एटलीस्ट आपका होना चाहिए, जो कि कंफर्टेबली आप अचीव कर सकते हैं अगर आप इस लेवल पे आ रहे हैं, पीएचडी लेवल पे। दूसरा, यू कांटेक्ट पीपल इंडिविजुअली। इस चीज का मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई वाजंट इट्स ओके, आई कोई डिडंट बात हैव टाइम कि इसमें कोई सेंट्रल पोर्टल है जहाँ पे सारे स्कॉलरशिप्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर के पास इंडिविजुअल ग्रांट्स होती हैं। तो वो देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स उन्हें अप्रोच करते हैं और अपना पास्ट बैकग्राउंड उन्हें दिखाते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, दिस स्टूडेंट इज गोना वर्क फॉर मी, और हमारी एक ही फील्ड है, तो मैं भी इसी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास फंडिंग भी है, तो ओके, लेट्स टेक हिम ऑन बोर्ड। एक जो यूनिवर्सल रूल है वो तो यहाँ पे यही है। बाकी आई नहीं। विल चेक इट एंड विल लेट यू नो। तो सेकंड तो क्वेश्चन, ऐड करता आइल्स। हूँ कि जी जी, जी जी। मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। एक तो इनका ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ओएसएस के नाम से। वैसे वेरी इनके नाइस। काफी सारे पोर्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज अपने इंडिविजुअल वो भी रन करती हैं, और मुख्तलिफ प्रोविंसेस भी अपने रन करते हैं स्कॉलरशिप बेस्ड ड्राइव्स में। जो चीज इन सब के अंदर कॉमन है वो है कि 1 फरवरी को इन्होंने देखना है कि आपकी एज 18 साल है या नहीं है। और इनकी प्रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया वालों की ये होती है कि ये एशिया पैसिफिक से या अफ्रीका से या मिडल ईस्ट से कोशिश करते हैं उन्हें। ये यूरोपियंस को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। क्योंकि डिजर्विंग ये नहीं होते। एक जो पॉजिटिव चीज है कि वैसे ये अच्छी चीज है, क्योंकि जो डिजर्विंग नहीं, है उनके वो। पास खुद से ऑप्शंस हैं। असल में तो स्कॉलरशिप का निज़ाम जो है नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए नहीं है। बिल्कुल। ये है दुनिया में से वो वाले ब्रेन चूज किए जाए, वो वाला रॉ मटेरियल लिया जाए जो मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करता है, और उनमें से क्रीम निकाली जाए। और फिर वही क्रीम जो है आपके फ्यूचर को जो है वो पॉलिश करती है। स्कॉलरशिप इसलिए नहीं है कि वो बिल्कुल उनके पास फजूल के पैसे पड़े हुए हैं और वो ले बिल्कुल। जा रहे हैं। मेक सेंस। जब उनके पास अपना लोकल ब्रेन जो है उसकी इनपुट उतनी नहीं होती जितनी उन्हें रिक्वायर्ड होती है, तो फिर वो बाहर के मुल्कों से ढूंढते हैं। तो जितने भी ये क्वीन के अंडर आने वाले ममालिक हैं, इनके अंदर एक चीज कॉमन है कि इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए होते हैं। अमेरिका की तरह नहीं है कि सॉरी, शायद नेगेटिव बात मुझे नहीं करनी चाहिए, कि अमेरिकन जो हैं वो पॉलिटिकल बेस भी कुछ उन्होंने क्राइटेरियाज रखे हुए होते हैं कि इस क्राइटेरिया के ऊपर भी उन्होंने जिन जिन लोगों को नवाजना है उनको दे देते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त साइबर सिक्योरिटी के अंदर एमएस कर रहा है, कि वो बच्चा यहाँ पे उबर चलाता था और उबर पे मुझे मिला। तो ओएसएस की वेबसाइट हमने स्टॉप पे खड़े होकर मोबाइल पे खोली। इट टुक हिम लाइक 1.5 year टू गेट समथिंग फॉर हिम, और वो अभी 3rd सेमेस्टर में है। उसका एक सेमेस्टर इसके बाद और रह जाएगा, और वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक एमएस करके सेकेंड, बैठा एक हुआ सेकेंड होगा। जी, आप कह रही और वो इतना ज्यादा, एक तो ये है कि इनका क्राइटेरिया ये ममालिक की बेस के ऊपर नहीं होता। ये वो रखते हैं कि उन्हें कितने दिमाग चाहिए, और उस क्राइटेरिया पे पूरे आने वाले लोग जितने भी हैं उनको वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जितनी उन्होंने वो टारगेट्स अपने रखे हुए हैं उसके अंदर वो फिट करता है। तो बंदे एक खास किस्म के दिमाग है जो रिसर्च के लिए बने होते हैं। तो तो एशियन कंट्रीज के अंदर या अफ्रीकन के अंदर जो है अक्सर तालीम का निज़ाम उन जैसा मैच नहीं कर रहा होता, मगर उनके अंदर से भी वो लोगों को चुनते हैं कि जो लोग ये ग्रांट को जाया नहीं करेंगे, जाके इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उनकी अपनी सोसाइटी के ऊपर। साइंस और रिसर्च तो इसी चीज के लिए है ना, कि जहां पे हम आज खड़े हैं, हम आज के चैलेंजेस के लिए शायद रेडी हैं या नहीं, मगर जो फ्यूचर की जनरेशन हमारी पढ़ रही है वो तालीम की वो चीजें देख सके कि जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के लिए जो होस्ट कंट्री है एग्जैक्टली। उसके लिए वो जो फोर्स उन्होंने तैयार करनी, उस फोर्स के अच्छे सोल्जर बन सके।
बिल्कुल। और साइंस में तो आपको हर जगह पे चाहिए। गंदम जब हम बचपन में थे तो 20-22 मन एक एकड़ से आती थी। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर भी, कि अब हम गंदम 70 मन लेते हैं 1 एकड़ से। तो किसी ना किसी ने रिसर्च की होगी, किसी ने पढ़ा होगा कहीं पे, और उसके पढ़ने से 20 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि विजन। इस चीज पे रिसर्च होनी चाहिए, और फिर बिल्कुल। उसके ऊपर उन्होंने अभी जब फंडिंग आपने क्रिएट की होगी। ऑस्ट्रे- ऑस्ट्रेलिया का जैसे आपने जिक्र किया, तो मेरी अपनी बेगम की पीएचडी इसी फील्ड में थी, ड्राउट टॉलरेंस के ऊपर के। यहाँ पे ड्राउट का बड़ा इशू है, पानी नहीं है, नहरी निज़ाम नहीं है, दरिया नहीं है। देखने में बहुत बड़ा मुल्क लगता है, चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है वो पानी कंज्यूमेबल नहीं है। तो उसकी रिसर्च थी कि हम कौन सी ऐसी स्पीशीज पे काम करें कि जो ड्राउट टॉलरेंट हो, ऐसे इलाकों में भी उगाई जा सके वो वाली गंदम जो कि जहाँ पे उसे पानी इतना नहीं मिल सकता। तो वो सारा इसके ऊपर इसका बेस करता था। तो दे फंड हैवीली फॉर रिसर्च वर्क, जैसे भी आपने कहा कि दे कलेक्ट ब्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिगार्डलेस कि वो कहाँ से हैं, उनका क्या बैकग्राउंड था, अनलाइक अमेरिकन। दुनिया तो में हम जब किसी सुपर पावर को मेजर करते हैं तो चंद पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ये मेजर कर पाते हैं कि कौन सा मुल्क जो है उसको हम सुपर पावर्स की रेस के अंदर शामिल रखेंगे या नहीं। हाउ मेनी PhDs दे आर प्रोड्यूसिंग इन स्टेम, टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग साइंसेस। कितने PhDs उनके अब कर रहे हैं और कितने PhDs उनके पास हैं। वेपन्स सेकंड नंबर पे आते हैं, फाइनेंसेस जो है थर्ड नंबर पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वेपनरी दे हैव एंड हाउ मच मनी दे हैव। ये रिसोर्सेज बाद की बात है। सबसे पहले जो किसी भी सुपर पावर के बारे में बात की जाती है वो ये कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग साइंसेज जितनी हैं, इन सब के अंदर कितने PhDs हैं उनके पास। आज भी अगर चाइना की बात हो रही है और अमेरिका के कंपैरिजन पे हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि चाइना में आज से 20 साल पहले कितने PhD थे, आज कितने हैं। अमेरिका में आज से 20 साल पहले कितने थे और आज कितने हैं। और अभी जो चाइना आने वाले पिछले 20 साल है, इनके अंदर इन्होंने किस किस साल में चाइना ने कितने PhDs प्रोड्यूस किए हैं और अमेरिका ने कितने किए हैं। चाइना ने अपनी स्पीड पिछले 20 साल में तकरीबन 8 टाइम्स से भी ऊपर ले गया वो, 800%। और अमेरिका जो है वो अपनी स्पीड के 85% पे चाइना है यहाँ पे इन टर्म्स आप ऑफ किसी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ PhDs पर ईयर। गॉन अली। सॉरी। चाइना की जब इन्होंने बात की तो बहुत अच्छी एग्जांपल इन्होंने दी चाइना की। चाइना यहाँ की तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो कह लें कि एक तरह से चाइना टाउन बन चुकी हैं। उनका उन्होंने टेक ओवर कर लिया हुआ है। होबार्ट में जब हम लोग रहते थे, सैंडी बे एक इलाका है, तो यूनिवर्सिटी उधर ही है सैंडी बे में। यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया का जो मेन कैंपस है, तो उसे लोग तंजन सैंडी बीजिंग कहा करते थे। इसी तरह आप सिडनी में चले जाएं, आप यहाँ पे अब हम रह रहे थे, QUT और UQ, ये दो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं क्वींसलैंड की, अ, उसी एरिया में, उसी टाउन में, कैल्विन ग्रोव में। तो यहाँ पे या तो हमें चाइनीज नजर आते हैं, या फिर अब कुछ कुछ अरबी नजर आना शुरू हुए हैं। वो खवातीन अबाया पहनती हैं उनकी। तो अरबियों का थोड़ा, चूंकि वो शहनशाह लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी गवर्नमेंट सारा फंड करती है उन्हें, तो इन्हें वीजा देने में उन्हें तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो चले जाते हैं वापस। चाइनीज जो हैं, दे आर एवरीवेयर ब्लडी। उन्होंने तकरीबन, मतलब मैं खुद रियल एस्टेट सेक्टर में था, मेरे बेस्ट कस्टमर जो थे वो चाइनीज थे। और तमाम के तमाम रूमिंग अकोमोडेशन थी हमारे पास ऑल्सो, वो सारे ये यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होते थे। और मेरी वाइफ बताती है कि इसकी जितने भी कलीग्स थे चाइनीज, उन्होंने मैट्रेस डाले हुए थे उधर लैब के अंदर। लड़कियां लड़के वो उधर ही पड़े रहते थे, उधर ही उठा, मुंह हाथ धोया, फिर अपनी रिसर्च पे लग गया। तो दे आर क्रेजी फॉर रिसर्च। और अ, उनका इतना इम्पैक्ट है इस वक्त इनके ऊपर, इवन ऑस्ट्रेलिया पे। ये नेशनल सिक्योरिटी और इन इश्यूज को लेके चाइना को बहुत लिताड़ते हैं, लेकिन उनके बगैर इनका गुजारा भी नहीं है, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज जो हैं, उनकी रिसर्च जो है वो चल ही उनके सर पे रही है, क्या लें, 50 से 70%। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। अभी आपको पता होगा चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई या एआई एलएलएम्स का दौर दौरा था। एक्सक्यूज मी।
तो चैट जीपीटी वाले लोग जो है ये अपना मॉडल ट्रेन करते थे 150 मिलियंस लगाकर। तो चाइना ने सेम काम किया मगर मच एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। और वो उन्होंने किया डीप सीक के जरिए। अब वो उन्होंने कैसे किया, इसके पीछे चूंकि मेरा एक चाइनीज कोलीग है, उसने मुझे बताया कि दे पिक द क्रीम ऑफ द क्रीम। वो क्रीम की भी क्रीम उन्होंने उठाई, और एक हेज फंड है जिसके जो 4 5 या 6 इंजीनियर्स थे जिन्होंने इसको ऑप्टिमाइज किया। और उन्होंने सेम काम, सेम आउटपुट ली जो चैट जीपीटी ने 150 मिलियन लगाकर की, इन्होंने 5 या 6 मिलियन में अचीव कर ली। और उससे इसके अलावा ये जो कुछ कंट्रीज हैं हमारे एशिया में, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और फिलीपींस, इन लोगों के वर्क एथिक्स अमेजिंग है। और वो बड़े ही मोहब्बत से और बहुत ज्यादा काम करने में वो नहीं वो करते। तो इमेजिन कि जहाँ पे कल्चर ऐसा होगा, कल्चर का बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारे कल्चर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि एवरीवन वांट्स टू हैव दैट सुकून हो लाइफ में, सुकून हो लाइफ। वो अनरियलिस्टिक सी बात होती है। तो वो ठीक वर्किंग है। एथिक्स उनके बहुत। हमारा बच्चा जो है, जब हम बच्चे की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब हम लैकिंग की बात करें कि हमारे लोग क्यों लैक करते हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि वो लैक करने के अंदर हमारा शेयर कितना है। हम्म। मैं पिछले दिनों चाइनीज बच्चों की वीडियोस देख रहा था, और वो बच्चे थे 6 7 साल की एज के। वो कारपेंट्री कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिशियन के काम कर रहे हैं, और स्कूल के अंदर वर्कशॉप्स में दी हुई हैं उन्हें। दे आर जबरदस्त। डूइंग डेली टास्क जिनके लिए हम बाहर से बंदा बुलाते हैं। और जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में, कि जब पहले 5 साल आपके फिनलैंड के अंदर भी वो नहीं होता शायद, 7 8 साल तक कोई एग्जाम नहीं लेते वो, 10वीं कोई तक नहीं है पास। जी। 10वीं तक नहीं। माशाल्लाह। हाँ, यहाँ पे भी नहीं है। वेरी तो नाइस। जितने भी लोग हैं वो इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। और फिर वहां कोई क्लासरूम नहीं है, वहां वर्कशॉप्स हैं, बच्चे का जहां दिल कर रहा है वो वहां जा रहा है। एग्जैक्टली, ये दिस इज द की पॉइंट कि मेरी। जहां दिल कर रहा है वहां जा रहा है। अब हाँ। चाइनीज बच्चा जो दुनिया में से जितने भी लोग हैं, चाइनीज एजुकेशन को अगर आप देखें तो वो आप लोगों से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, उनसे। क्यों? उन्होंने 1950s के अंदर बैठ के ये डिसाइड किया था कि हमने क्या करना है। 1958 में जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 14,000 बच्चे थे। हम्म। उन 14,000 बच्चों की गवर्नमेंट ने उनके वालिदैन से ले लिए, अपने हॉस्टल में रख के उन्हें पढ़ाया। उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों पे उनके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के मुताबिक उन्हें ट्रेन किया। फिर 70s के अंदर उन लोगों को उन्होंने ट्राई किया, जो जो उनमें से पॉलिटिक्स में काम आ सकते थे उनके, या मैनेजमेंट के अंदर काम आ सकते थे उनको, उन्होंने उस मैनेजमेंट वाली रोज के अंदर डाला। तो उनमें से इस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट हैं। ये 58 में इंडक्ट हुए थे गवर्नमेंट के उस सिस्टम में। जबरदस्त। जबरदस्त। वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है अभी तक अपने नेशनल काज के लिए बच्चे सिलेक्ट करके और उनको इस तरह से ट्रेन करने के ऊपर बाकी मैकेनिज्म वो जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हैं, मगर अपने हम्म। नेशनल गोल के लिए वो अपनी नर्सरीज नहीं क्रिएट कर रहे हैं। 78 में जब ये पहली दफा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आया, तो इसने वहां से पुअरिटी एलिवेट कर दी। एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को इसने कर दिया कि वहां से गुर्बत खत्म कर दी इसने ना। हम्म। लोगों को पुअरिटी में से निकाल के तो एलिवेट करके ऊपर ले गया, ठीक। ऊपर वाली क्लास में। इस पे फिर हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं, इस पे आते हैं। फिर इसने 2 सूबे इसने पुअरिटी में से निकाले। हम्म। तो वो क्वालिफिकेशन जो है स्टेप बाय स्टेप तालीम वहां से शुरू करते हैं। फिर मौके जो हैं वो, जिस तरह आपके ममालिक के अंदर है कि वहां पे मौके हर बंदे के लिए इक्वल है अगर वो काबिलियत रखता है, तो ठीक। हमारे यहाँ पे वो नहीं है। हमारे लोग उस चीज को ठीक। लैक करते हैं एजुकेशन के अंदर भी, और आगे जो लाइफ के अंदर उसकी यूटिलाइजेशन है डॉक्टरेट करने के बाद। मैं एक नाम लेना चाहूंगा पाकिस्तान में, उनका हम्म। नाम था डॉक्टर मुकद्दस अलीम। अच्छा। डॉक्टर मुकद्दस ने 20 22 साल मेहनत की, और शायद उनका सेकंड नेम मुझे सही तरीके से याद नहीं है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में थी। और उन्होंने थोहर और सेम वाली जमीनों के ऊपर गंदम उगाने के लिए रूट क्या अपनाया, कि जो जो डीप सीक ने अपनाया था, शॉर्टकट रूट देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो थोहर वाली और गंदम वाली जमीन के ऊपर खुदरो बूटियां उगती हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स को लिया जाए और उसको गंदम के साथ मिक्स किया जाए। और उन्होंने गंदम की 20 साल लगा के एक ऐसी पौध बना दी, एक ऐसा सीड बना दिया कि जो वो कर सकता था। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आ गया।
मुशर्रफ साहब उस जमाने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और गवर्नमेंट थी नून की। तो नून वालों के एक साल जानने वालों ने कहा कि जी मैं रिटायरमेंट के करीब करीब मेरी टाइम आ गया, तो मुझे फैसलाबाद में लगा दें। उन्होंने डॉक्टर मुकद्दस के डिपार्टमेंट में एक नॉन रिसर्चिंग डॉक्टर को लाके ऊपर बिठा दिया। डॉक्टर मुकद्दस का सारे बीच ही सारा खाली करके वो लेबॉर्ट्री बड़े डॉक्टर साहब को दे दी, और डॉक्टर साहब को कहा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप इनको असिस्ट करें। इसको अब इसको ये आतिफ स्टोरी भाई इसके साथ इसको। रेलेवेंट कैसी है हम्म। कि उस डॉक्टर मुकद्दस को उठा के आपकी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ले गई है। हम्म। यहाँ से जब वो फारिग हुई, वहां उनके पास 12,000 एकड़ है, और डॉक्टर साहब को प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा सैलरी मिलती है। तो अली डू ये यू नहीं नो। है कि वो स्कॉलरशिप भी लेके जाते हैं, वो उसके पहले भी लेके चले जाते हैं, और उसके बाद भी जब वो बंदा उनको लगता है काबिल है, तो वो काबिल बंदे को उठा के ले जाते हैं कि ये हमारे पर्पस को सर्व कर सकता है। सही। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम और फोर वाली जमीन जो है तकरीबन 2 लाख एकड़ की है। ठीक है, थैंक यू आतिफ भाई। अली, एक लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। बहुत से हमारे ऑडियंस या दोस्त ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो गया, एडमिशन स्कॉलरशिप मिल गई, व्हाट डज अ स्कॉलरशिप मीन? क्या उसमें पैसे कितने मिलते हैं, अपने पास कितने होने चाहिए, और क्या गुजारा हो जाता है, और क्या वेरिएशंस हैं इनमें? गुजारा अच्छे से हो जाता है। स्कॉलरशिप आपकी जब फीस ही माफ हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट है। मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ, मेरी वाइफ को वो महीने का 2,000 देते थे, फोर्टनाइट 900 समथिंग। और उस वक्त हमारा हुबार्ट में किराए कम थे, 250 पर वीक पे हमें घर मिल गया था, 2 बेडरूम अपार्टमेंट। सो ये मतलब हमारे बिल्स हो जाते थे। तो ये कोई इतना नामुमकिन नहीं है। आप आज है थोड़ा महंगाई हो गई है, मैं किराए ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इसी तरह से स्कॉलरशिप की वो बढ़ गई है। जो पहले पैसे मिलते थे उससे ज्यादा मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपका गुजारा हो जाता है थोड़ा। हाँ, आपका हाथ टाइट होता है ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि आप एक यहाँ पे आते हैं तो उसमें आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं और आप ये भी और वो भी। हाँ, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो जरूर पूरी हो जाती हैं। साथ में आपके जो, अगर आप सिंगल हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, यू कैन लिव कंफर्टेबली। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उसमें आपको आपके पार्टनर को काम करना पड़ेगा। तो वो आप दोनों की जो सैलरी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्टाइपेंड और आपके पार्टनर की तनख्वाह, वो मिलके आपका एक अच्छा गुजारा हो जाएगा। प्लस जो सबसे बड़ा एज है पीएचडी वीजा पे आने का, स्कॉलरशिप के ऊपर आने का, आपको जो वीजा मिलता है उस पर आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है। दूसरे स्टूडेंट वीजे पे आने वालों को बच्चों की एजुकेशन फ्री नहीं होती, उन्हें फीस देनी पड़ती है। लेकिन पीएचडी वाले जो हैं उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस था। मेरी बेटी ने स्कूलिंग भी यहाँ पे शुरू की, तो वो हमारे लिए एक, अदरवाइज आप यू आर लुकिंग अराउंड मे बी 500 अ मंथ पर एक और चाइल्ड। सवाल, जो स्पाउस जाता है उसको क्या फुल टाइम जॉब की इजाजत होती है? फुल टाइम काम की इजाजत होती है, क्योंकि पीएचडी इज नॉट अ स्टूडेंट वीजा। आपकी जो मेन एप्लीकेंट है वो जब यूनिवर्सिटी में है तो बेसिकली आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय होते हैं, आपको वो एक तरह से तनख्वाह मिल रही होती है। तो वो उन्हें फुल टाइम काम की परमिशन होती है, तो उसी तरह से पार्टनर को या स्पाउस को फुल टाइम काम करने की परमिशन होती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब आपके स्पाउस काम करते हैं तो फिर आप एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, जब आप यहाँ पे गुजारा कर सकें। और दूसरा सवाल कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए इनिशियली आते हुए, तो जितने आप ला सकें उतने ही अच्छे कम। होते हैं। सिंगल है तो फिर तो खैर है, अगर फैमिली के साथ हैं तो फिर यू मस्ट हैव समथिंग इन योर हैंड्स, ताकि आप इनिशियली, अगर आपने अपार्टमेंट भी लेना है तो आपके पास, मैंने लास्ट किसी एक पॉडकास्ट में बताया था कि आप एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर के आपके पास 6 हफ्ते का किराया होना चाहिए जब आप किसी भी घर में पहला दिन कदम रखते हैं। 4 हफ्ते का किराया आपका बॉन्ड चला जाता है गवर्नमेंट के पास, आप उसे सिक्योरिटी कह लें, और 2 हफ्ते का किराया एजेंसी लेती है, और उसके बाद फिर आप वीकली पे करें, फोर्टनाइटली करें। तो वो आपके पास वो होना चाहिए। अगर हम्म। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, $4,000 से $5,000 के, आप एक डिसेंट छोटी सी गाड़ी ले सकें, क्योंकि यहाँ पे देखने में ये बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सिडनी या मेलबर्न बाकी शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कुछ इतना अच्छा नहीं है। तो आपको गाड़ी चाहिए ही होती है डेली कम्यूट के लिए, अनलेस के आपकी हर चीज़
वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो वो तो है, लेकिन फिर भी समटाइम्स आपका बच्चा हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो आपको गाड़ी चाहिए यहाँ पे। अपना अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस हेल्थ लेके का आए, क्या? इंटरनेशनल ड्राइविंग। हेल्थ का, अगर बच्चा बीमार हो गया या आप में से कोई एक सिक हो जाता है तो उस केस में क्या? हाँ, यहाँ पे उसे कहते हैं ओवरसीज हेल्थ कवर, OSHC, ओवरसीज स्टूडेंट्स हेल्थ कवर। अच्छा। कुछ यूनिवर्सिटीज डिपेंड करता है कि आप उनको कितनी, उन्हें आपकी ज़रूरत है, वो आपको जब स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं तो वो आपको OSHC कवर भी ऑफर कर देती हैं। अ, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं करती, तो उसमें आपको वो, हमें नहीं चाहिए। 10 साल पहले हमें तकरीबन $8,500, 4.5 साल का इंश्योरेंस देनी पड़ी थी। तो वो आपके पास वो होती है, वो दैट इज प्री रिक्विजिट फॉर योर स्टूडेंट वीजा। उसके बगैर आप यहाँ नहीं आ सकते। तो वो हम्म। बड़ी हेल्पफुल है। मतलब हम पहले दिन आए, मेरी बेटी बीमार हो गई, हॉस्पिटल ले गए, हम आ गए, उन्होंने हमें $500 का बिल भेज दिया। तो हाँ। मेरे तो पसीना आ गया देख के, लेकिन वो मैं मेडिकल मेडी बैंक की हमारी इंश्योरेंस थी, मैं उनके पास ले गया, उन्होंने वो जमा करके उस दिन भेज दिए पैसे उन्हें। तो वो उन्होंने कर लिया। तो वो तकरीबन 4 साल, 4.5 साल में हमने जो 8,000 पे किया हुआ था, क्योंकि बच्चे थे छोटे, बार बार जाना पड़ता था, तो वो कहीं उससे ज्यादा वो रिकवर हो गया था। हाँ, डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो वो थोड़ा सा अपनी एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। वो होती है। प्लस एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे था, वी वर एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी, जब हम यहाँ पे पहुंचे तो उसमें आपका 1 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर आपका बेबी पहले साल में है तो आपको सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर 1 साल के बाद यहाँ पे आने के होता है तो फिर सारे पैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपकी देती है। तो वो कितने होते उसमें हैं फिर अगर तकरीबन देने पड़ेंगे? मुझे $10,000 का बिल आया था। तो लेकिन दे वर नाइस, उन्होंने हमारी किस्तें बना दी थी मंथली, डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट। तो और वो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। तो आप वो हम्म। बैंक हॉस्पिटल से बात कर लें तो वो आपको वो कर देते हैं। ये एक कैच है इसके अंदर। बाकी तकरीबन सारा ही कवर्ड है, चाहे आपके टेस्ट हों, चाहे आपके मेडिसिन नहीं है, मेडिकेशन वो आपको लेनी पड़ती है, लेकिन टेस्ट हो गए, हॉस्पिटल की फी हो गई, वो सारा कुछ वो उसके अंदर इंक्लूसिव है। आप इमरजेंसी में जाते हैं, एम्बुलेंस कॉल करते हैं। तो मेडिकल यहाँ पे चूंकि फ्री नहीं है, अच्छा, फ्री है लेकिन उसमें बहुत लंबा वेटिंग पीरियड होता है, तो ये इंश्योरेंस मे- आपको बहुत हेल्प। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए। मेरा आखिरी सवाल फिर आतिक भाई से पूछ लेते हैं कि ऑब्वियसली पीएचडी पे स्कॉलरशिप्स उन्हीं को मिलेगी जिन इंडस्ट्रीज या जिस शोबा है जिंदगी में उनको ज़रूरत होगी। तो अगर आपको कोई पता है कि दो तीन ये बड़े हॉट जा रहे हैं और हमेशा इनको ज़रूरत रहेगी, वो इंडस्ट्रीज बता दें, जैसे एग्रीकल्चर, आईटी, बैंकिंग, तो आपकी नज़र में कौन से हैं ऐसे? एग्रीकल्चर पहले नंबर पे, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग की कोई भी आप फील्ड उठा लें, दे आर ठीक। ऑलवेज लुकिंग फॉर इंजीनियर, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एग्रेरियन। तो एग्रीकल्चर से जिनका भी बैकग्राउंड है, ये 3-4 फील्ड आप फोकस करें। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम, अगेन, आप वो सब्जेक्ट चूज करें जिसकी यहाँ पे डिमांड है। आप वो सब्जेक्ट ना लेके आए कि जो आपके पास तो है लेकिन इन्हें जरूरत नहीं है, और जरूरत। फिर उस पर आप डिप्रेशन में चले जाएं कि जी मेरी ये चीज क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई। तो वो नहीं होगी। एज का अगेन कितना क्विकली, रोल है? क्या 40+ बंदा अप्लाई कर सकता है या बिल्कुल कर चांस? सकता है। पीएचडी के लिए कोई एज की रुकावट नहीं है। हाँ, रुकावट तब बनती है क्योंकि जब आप आते हैं तो आपका जहन होता है कि पीएचडी के बाद मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो 45 के बाद आप जो स्किल, ये जो मेन स्ट्रीम है उसमें तो नहीं आ सकते। अगर आपको यूनिवर्सिटी, आप बहुत अच्छे हैं, आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कर देती है जॉब, उस पे और रास्ते निकल आते हैं। लेकिन जो एक वो पॉइंट्स वाला सिस्टम है, उस पे आप से ठीक है। आप आउट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, पीएचडी आप कभी भी कर सकते हैं, देर इज नो लिमिट। ओवर टू यू आतिफ भाई। तो अगर आप 45 के ऊपर जाते हैं ना, तो फिर ये है कि आप यहाँ से पीएचडी करें और फौरी तौर पे हम साय मुल्क में चले जाएं ईवीज के पास। हम्म। वो 53 तक आपको वही सारे पर्क्स देते हैं जो ऑस्ट्रेलिया आपको 45 तक देता है। और पीएचडी अगर आपकी स्टेम के अंदर हो तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको नहीं छोड़ेगी। तो चीजें वही हैं, स्टेम के अंदर हमने रहना है। हम्म। एग्रीकल्चर भी उसके अंदर इमर्जिंग के अंदर आ जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस अब बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है। और जो इमरजेंस ऑफ एलएलएम्स है ना,
और जो हमारी क्रिप्टो वाली साइड है, Web3, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया और यूके इस वक्त जितने पीएचडी वालों को दे रहे हैं ना, कसम से मेरे ससुराल वालों ने उतने नहीं दिए मेरे। आप बाकी पीएचडीज को देख लें एक साइड के ऊपर, और एलएलएम जहां जहां जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, वहां पे आप देखें सही कि अगर आपके पास सिर्फ 6 माह का एक्सपीरियंस हो आपके सीवी के ऊपर, और आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए टेलर मेड रोड्स अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सबसे पहले जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है। मेरा एक बच्चा गया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने ही सिखाई थी पिछले 1 साल में से, तो जेम्स कुक के अंदर गया, और वो भाई साहब वहां से ले रहे हैं एक महीने में $12,000। नाइस। ठीक है। और अपनी असाइनमेंट्स और अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसमें से कुछ हमें भी ट्रांसफर करते हैं, हम उन्हें करके दे रहे होते हैं, इसलिए मैं उनका नाम सदका नहीं लूंगा। जारिया। वेरी गुड, वेरी गुड। सदका जारिया सर, सदका जारिया तो हर जगह पे है। हाँ। जो चीजें मार्केट में इस वक्त इन है, क्योंकि अगर आपने एग्रीकल्चर के अंदर करना है तो आप इसराइल की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को देख लें, वो सारी की सारी एआई ड्रिवन है। हम्म। कि अब ड्रोन जाता है, वो जाके खेत का चक्कर लगा के आता है, वो कहता है जो रो नंबर 3C के अंदर जो सेकंड लास्ट प्लांट है उसके इर्द गिर्द मुझे फलां वाली फंगस नजर आई है, तो बजाय पूरे खेत के ऊपर एक स्प्रे करने के, एक दूसरा ड्रोन उड़ता है जिसके पास वो स्पेसिफिक दवाई होती है उस फंगस से रिलेटेड। और ये सारे डिसीजन जो हैं वो एक आपका क्वाड कोर मशीन पड़ी हुई है और वो ले रही है एआई के साथ। मॉडल्स पहले से ट्रेंड है, वो वीडियोस आके सबमिट होती हैं, वो वीडियो को पढ़ता है, देखता है, एनालाइज करता है, और वो उन सारी चीजों के ऊपर आगे चला जाता है। तो जिन लोगों ने किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर करना है, तो इस वक्त आपकी एआई, और एआई में से डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग में से जो आपकी एलएलएम्स हैं, हम्म। ये उसकी भी सब नीचे है ना डीप लर्निंग। ठीक है, थैंक यू आतिफ तो भाई ये एंड वो अली। है जो इस वक्त इन वी चल रहा है। वी जस्ट रन आउट ऑफ टाइम, हमारे पास 30 सेकंड रह गए, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में कंटिन्यू करते हैं। और होपफुली हमारे पास ये टाइम कंस्ट्रेंट नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, हम डिफरेंट चैनल को ट्राई करेंगे। तो इट वाज लवली हैविंग यू आतिफ भाई, एंड लेट्स कंटिन्यू टुमारो, एंड थैंक यू अली फॉर योर इंसाइटफुल डिटेल्स थैंक यू अबाउट फॉर सॉल्यूशन। फॉर बर्दाश्त थैंक यू। करने थैंक के यू लिए। फॉर हैविंग मी। बाय। थैंक यू। थैंक यू अल्लाह मुराद भाई, हाफिज़। बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो हाँ। मच।